मैं सबकी बातें सुन रही थी, ऐसी-ऐसी बातें कि जिसे किसी भी औरत के लिए सुनना किसी अज़ाब से कम नहीं। मैंने भी कहा, सोचा था कि मेरे साथ इस तरह होगा। वो सब लोग मेरे दुश्मन थे और मैं इनके बीच में किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। वो तो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहते थे और तब एक ऐसे शख्स ने आकर एक ऐसी बात कर दी कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं चुपचाप खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जब इसने ऐसी बात की तो मैंने सबके सामने इसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा और इसके बाद भी वो फैसले से बदला नहीं था और मैं तो ये सोच रही थी कि अब क्या होगा। एक तो ये इसने ऐसी बात कर दी, ऊपर से मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था, अपना दुश्मन बना लिया था और शायद ये बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा था और जो भी होने वाला था वो आज तक रात होने वाला था। जुल्म तो ये था कि सब लोगों ने इसका साथ दिया और मैं ये देखती रह गई कि मेरी ज़िंदगी में क्या से क्या होता गया। मेरा नाम सायरा है, मैं एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी खातून थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरे शौहर को औलाद का बहुत शौक था, पर इसने कभी भी मुझसे इस बात का ज़िक्र नहीं दिया। वो कहता था कि हमारे नसीब में होगी तो हमें औलाद मिल जाएगी। इसी दौरान मेरी सास भी इस दुनिया से चली गई। ससुर पहले से ही आज़ाद नहीं थे, अब हमारा भी इस घर में रहने का भी दिल नहीं करता था। हमने ये बड़ा घर बेच दिया। मेरे शौहर के पास बहुत सारी दौलत थी, इसने एक नया घर ले लिया और इसकी मेरे नाम कर दिया और इसके बाद इसका छोटा भाई हमारे साथ रहने लगा। वो भी मेरे लिए अपनी मेरी औलाद जैसा था, क्योंकि इसके माँ-बाप इस दुनिया से चले गए थे और हमें भी अल्लाह ने शायद इसीलिए औलाद नहीं दी थी, क्योंकि वो ही प्यार इससे मिलने वाला था। मैं इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती थी। इसका नाम जमील था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी था और अपनी उम्र से बहुत समझदार था। इसकी बिल्कुल भी कोई ऐसी हरकत नहीं थी जो कि इस उम्र के लड़कों की होती है। ना तो वो गली में जाकर किसी से खेलता था, ना ही किसी के साथ इसकी दोस्ती थी। बस वो अपना दुनिया में रहने वाला लड़का था। शायद माँ-बाप की मौत में उसे वैसा बना दिया था, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुमने हमेशा इसका ख़्याल रखना, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देना और मैं भी ऐसा ही करती। मेरे शौहर के कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगी और हम अमीर से अमीरतर होते गए, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थी। क्योंकि वो तो हमारी कामयाबी देखने के लिए हमारे माँ-बाप ज़िंदा थे और ना ही इस दौलत को इस्तेमाल करने के लिए हमारी कोई औलाद हो रही थी। अक्सर अच्छी खबरें मिलती थी कि हो गया फलाँ की जगह की भी हमें ज़मीन मिल जाएगी, वहाँ से हमें काम मिल जाएगा, पर हमारी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने शौहर से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी को और को पसंद करती थी, लेकिन मेरे माँ-बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। ये अलग बात है कि शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर इतना भी बुरा इंसान नहीं, इसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन वो मेरी मर्ज़ी का मर्द नहीं था। ये बात ठीक थी, मैं भी इससे दूर रहती थी और वो भी ज़िंदगी इसी तरह गुज़र रही थी। जब मुझे एक दिन ये खबर मिली कि मेरे शौहर का एक सड़क पर हादसा हो गया और वो बहुत बुरी तरह में, हम जब पहुँचे तो वहाँ मेरा शौहर अपनी आखिरी साँसें ले रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई और मुझे ऐसे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, क्योंकि वो तो मेरा आखिरी सहारा था। मेरे माँ-बाप भी नहीं थे, ना ही इसके माँ-बाप थे। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे भाई का ख्याल रखना, तुम्हारे अलावा इसका कोई नहीं है। मैंने अपने शौहर से वादा किया कि मैं इसका ख्याल रखूँगी और इसको ये यकीन भी दिलाया कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया। बहुत छोटी थी तो पापा चले गए थे और जब 10-12 साल की थी तो माँ भी इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन आज पहली दफ़ा किसी को अपनी आँखों के सामने इस तरह से दुनिया से जाते हुए देखा था। वो भी इसको जो मेरा आखिरी सहारा था। मेरा देवर बहुत छोटा था, मेरे गले लगकर रोने लगा और कहने लगा कि भाभी ये क्या हो गया? भाई भी हमें छोड़कर चले गए। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और हम लोग वापस घर आ गए। इसके बाद अब उसे अपने पास रख लिया। हमारे रिश्तेदार वगैरह भी थे जो मेरे शौहर की तरफ से थे। इनका कहना था, अब तुमने फैसला करना है, तुम तो अभी जवान हो तो दूसरी शादी कर लो और इस बच्चे को हमें दे दो। मेरे देवर का कहना था कि वो इनके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये वही चाचू हैं जो सारी ज़िंदगी इनको और इनकी माँ-बाप को ज़लील करते रहे हैं और कोई भी अच्छा नहीं। इसका कहना था कि मेरे मामू चाचू सब लोग ही इसी तरह के हैं, मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता। सब कह रहे थे कि तुम शादी कर लो, वैसे भी तुम हमारे ख़ानदान की नहीं थी। मैं तो बाहर से लेकर आने थे, इस बच्चे को तुम्हारे
जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैंने अपने शौहर से वादा किया था। मैंने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। इनका कहना था जब तुम दूसरी शादी कर लोगी तो फिर कैसे ख्याल रखोगी, इसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए ये फैसला बहुत बड़ा था। मेरी शादी को सिर्फ 3 साल ही तो हुए थे। मुझे आराम से दूसरा रिश्ता मिल सकता था, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया और मैंने कहा कि मैंने दूसरी शादी नहीं करनी है और ये बच्चा मेरी औलाद की तरह है और मैं अपने उससे साथ रखूंगी। तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर एक अजीब तरह की बहादुरी आ गई थी, क्योंकि शायद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और इनकी ज़बानें बंद होगी। मैंने कहा कि ये आपके भाई की आखिरी ख्वाहिश थी और इसका गवाह डॉक्टर है। आप चाहें तो जाकर इससे पूछ सकते हैं। अली भी खुश हो गया, क्योंकि वो किसी के साथ जाना नहीं चाहता था। इस वक्त इसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 10 साल का था। दिन गुजरने लगे और इस बात को 5 साल गुजर गए। किसी तरह खुद को संभाल लिया और कारोबार को भी सारा कुछ संभाल लिया, पर यह सब आसान नहीं था। वक्त मुझ पर बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस काबिल हो ही गई थी। अली बड़ा हो गया था, अब वो फैक्ट्री भी चला जाया करता था और मामलात को देखा करता था। घर में भी चीज़ें लेकर आता था। इसने अपने भाई की तरह लंबा कद निकाला था और अभी से ही वो जवान मर्द लगता था। कहते हैं कि मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है और ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। इस मोहल्ले में एक नई औरत रहने के लिए आई तो इसके साथ मेरी काफ़ी दोस्ती होगी। इसने मुझसे पूछा, ये कौन है, तुम्हारा बेटा? तो मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा ही है, क्योंकि मैं वाकई ही उसे अपनी औलाद की तरह समझती थी। अगर मेरे शौहर के साथ मेरी कोई औलाद हो जाती तो शायद मैं अपनी सारी ज़िंदगी इसके सहारे गुजार लेती। अभी तो मैं अली को अपनी औलाद समझकर इसके लिए ही जी रही थी, लेकिन सच तो ये था कि मेरी ज़िंदगी में इसके अलावा ना कोई मकसद था और ना ही कोई खुशी थी। अभी मेरी उम्र 27 साल ही तो हुई थी। अभी मेरे पास वक्त था। लोग मुझे मशवरा भी देते थे। वो कहते थे कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम्हें कोई भी मर्द मिल जाएगा। और मैं कहती थी कि अगर वो पैसों की वजह से मुझसे शादी करेगा तो फिर उसे मेरी कदर नहीं होगी और मैं अपने साबका शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी। मैं अली को भी महरूमियों के हवाले नहीं कर सकती थी। मैं इसकी ज़िंदगी में किसी और को नहीं ला सकती थी, नहीं तो वो नज़रअंदाज हो जाएगा। यहाँ तक कि मुझे अब अच्छी दोस्त और अच्छा मशवरा देने वाले लोगों ने ये भी कहा कि तुमने वादा करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुमने शादी करके तुमको कौन सा सब भूल जाओगी। तुम्हें अली का ख्याल रखना है, वो तुम किसी और से शादी करके भी रख सकती हो, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। फिर टाइम आएगा कि तुम्हें कोई रिश्ता भी नहीं मिलेगा और तुम सोचोगे कि काश मैं लोगों की बात मान लेती। लेकिन सच तो ये है कि मैं भी अपने शौहर की यादों के साथ जुड़ी हुई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने शौहर से इतनी मोहब्बत थी। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं इसकी रूह के साथ बेवफाई कर रही हूँ। इसीलिए मैंने अपने रिश्तेदारों को आहिस्ता आहिस्ता ये समझाना शुरू कर दिया कि मेरी शादी के बारे में भूल जाएं, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। इन लोगों ने भी मुझे मशवरा देने बंद कर दिए थे। अली अपने दिल की हर बात मुझसे ही करता था और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक दिन खानदान में एक नया मसला सामने आ गया। सबका कहना था कि अब मेरे शौहर की जायदाद के हिस्से हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं इसकी बेवा हूँ तो मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा मिलेगा जितना एक बेवा को मिलता है और बाकी सारे हिस्से खानदान के पास आ जाएंगे। दरअसल जब मेरा शौहर इस दुनिया से गया तो इसके कारोबार में थोड़ा बहुत नुकसान था और मामलात इतने बिगड़े हुए थे कि जिनको कोई सीधा नहीं कर सकता था। शायद इसी परेशानी में आकर वो बेध्यानी में ही सड़क पर जा रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन फिर इसके खानदान वालों को ये भी पता था कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी, इसलिए उन्होंने कारोबार मेरे हवाले कर दिया, ये सोच करके ये खुद ही इस कारोबार को संभाल लेगी। और वाकई मैंने ऐसा ही किया। लेकिन इन 5 सालों में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अब जब कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था, इतना अच्छा कि जितना मेरे शौहर के ज़माने में भी नहीं था, तो वो लोग अपना हिस्सा मांगने के लिए चले आए थे, क्योंकि इनको पता था कि वो सारा कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं और अब इस कारोबार को वो भी आराम से संभाल सकते थे। जो मुश्किल वक्त था इसमें से तो कोई आगे नहीं आया और ना ही इनके अंदर इतनी अकल थी। लेकिन अब इनको सब कुछ आसान लग रहा था कि एक दफ़ा जब ये बात हुई तो मैंने इस बात को बोल कर दिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये किस किस्म की सोच रखते हैं। जबकि मेरे शौहर ने जाते हुए इसने कहा था कि जायदाद का कोई हिस्सा नहीं होगा, बल्कि जो भी होगा वो मेरे भाई और मेरी बीवी मिलकर आपस में बांट लेंगे। लेकिन वो लोग मुझ पर घर और जायदाद के लिए मुझ पर कोई केस तो कर सकते थे
اور پھر ایسے کیس تو سالوں تک چلتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس بات کو زیادہ ہی ہوا نہیں دی لیکن یہ جائیداد کا معاملہ تھا اور جائیداد بھی کروڑوں کی تھی، اسی لیے وہ لوگ بار بار فون کرتے اور یہ بات کہنے لگے، اور پھر ایک دن گھر آ گئے اور گھر پر لڑائی بھی ہو گئی۔ میں کافی ڈرتی تھی کیونکہ مجھے علی کا ہی سہارا تھا، لیکن جب وہ واپس جا رہے تھے تو وہ آ گئے اور انہوں نے ان سے بھی کوئی بات کی اور کہا کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے، تمہاری بھابھی تو تمہارے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے، یہ بڑی بری عورت ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ لیکن ہم نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، ہم تجربہ کار زمانہ ساز لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہے، تبھی تو اس نے دوسری شادی نہیں کی، اگر شادی کرتی تو جائیداد اس کے ہاتھ سے چلی جاتی۔ علی کے چاچو نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم اس کے بھائی ہو، اس کے بعد سب کچھ تمہارا ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا تو یہ ساری دولت تمہارے پاس آ جائے گی۔ علی ان کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا اور میں بھی چپکے سے سن رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب علی اندر آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا اور اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ تو اس طرح سے بدتمیزی کر کے گئے ہیں جیسے یہ لوگ رشتہ دار نہیں بلکہ شہر کے گنڈے ہیں، مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ علی نے مجھے تسلی دی، وہ بھی کافی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، لیکن وہ خود بھی تھوڑا سا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہم سے جائیداد کے لیے لڑیں گے اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جیت جائیں اور ہم لوگ ہار، کیونکہ ساری جائیداد کے وارث تم ہو اور وہ تمہیں اپنی طرف لگانا چاہتے ہیں، اور پھر میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ بھابھی اور دیور کا بھلا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ آج نہیں تو کل تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، وہ تمہارے اپنے ہی تمہارے خونی رشتے ہیں۔ لیکن علی چپ چاپ سنتا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ وہ کچھ کہے گا، لیکن بھابھی ایسا نہیں، آپ ہی میرے لیے سب کچھ، آپ نے مجھے ماں بن کے پالا ہے، لیکن وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ مجھے اس کی خاموشی نے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا اور ان لوگوں کی بات ماننے لگا تھا۔ کیا وہ مجھے چھوڑ کے جانے والا تھا؟ میں نے اس کے لیے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیا وہ بدلے میں اتنی تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گا؟ آخر وہ کچھ بولا کیوں نہیں اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں ساری رات سو نہ سکی، مجھے اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا تھا؟ اگلے دن وہ ہمارے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم سارا معاملہ کلیئر کر کے جائیں گے۔ وہ اپنے ساتھ وکیل صاحب کو بھی لے کر آئے تھے۔ وکیل صاحب نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اگر اس شخص نے صرف منہ سے یہ کہا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ میرے بعد میری بیوی اور بھائی کا ہے، تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کی لکھی ہوئی اور اس وصیت کے نیچے دستخط ہی نہیں ہیں۔ اس نے کسی زمانے میں یہ وصیت لکھی تھی لیکن دستخط نہیں کیے تھے، اسی لیے اس بات کو تو بھول جائیں۔ باقی آپ کو اس کی بیوہ ہونے کے ناطے جو بھی حصہ ملتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس میں کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن آپ ساری جائیداد، تینوں گھروں اور فیکٹری پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ سب آپ کا نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کا ہے تو وہ ہے مرحوم کا بھائی، اور اگر وہ بھی اس جائیداد کے حصے کرنا چاہے تو پھر مرحوم کے چچا اور ان کے بچوں کا بھی حصہ بن سکتا ہے۔ میں علی کی طرف دیکھ رہی تھی، فیصلہ اس نے کرنا تھا، لیکن اس کی عمر ہی کیا تھی، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا میرے شوہر نے اس وصیت کے نیچے دستخط نہیں کیے۔ یہ بات تو ہمیں وکیل صاحب نے بتائی، کیونکہ ظاہر ہے اسے کیا پتا تھا کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وکیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ وصیت تو اس نے ایسے ہی لکھوائی ہوگی، وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ مجھے اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے، آپ جہاں مرضی چلی جائیں، جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں حیران تھی کہ علی ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ میں اس کو سب کے سامنے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کچھ تو بولو، تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے رشتہ دار تو ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم ہمارے گھر میں آ جاؤ، تمہیں ایک کمرہ نہیں پورشن دیں گے، تمہاری اپنی بیٹی سے شادی بھی کروا دوں گا جو کہ تمہاری کزن ہے، ابھی تو منگنی کر دیں گے، شادی 2 سال کے بعد کریں گے، تم اور اس عورت نے تمہارا اتنا خیال رکھا ہے، ہم اس کو تھوڑے زیادہ پیسے دے دیں گے، یہ بھی اپنی زندگی شروع کر سکے گی۔ علی نے میری طرف دیکھا اور فوراً نظر پھیر لی۔ اس نے کہا وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ یہ عورت بھی اسی گھر میں رہیں گی اور میں بھی گھر میں رہوں گا، اور آپ لوگ یہاں سے جائیں
ये सब का कहना था कि तुम इसके साथ क्यों रहोगे, वैसे भी तुम्हारी इसके साथ रहना ठीक नहीं है, ये तुम्हारा कोई महरम रिश्ता नहीं है। फिर अली की ज़बान से वो लफ्ज़ निकल गए जो मैं भी कभी भी सुनना नहीं चाहती थी। इसने कहा कि हाँ, ये मेरा महरम रिश्ता नहीं है और मेरा इनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। भाभी और देवर का क्या भला रिश्ता हो सकता है, वो भी तब जब भाई इस दुनिया में ना रहे, लेकिन मैं रिश्ता बनाऊंगा इनके साथ। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। सब ने कहा कि कैसे रिश्ता बनाओगे, क्यों बनाओगे तुम, रिश्ता क्या मतलब है तुम्हारा। इसने कहा कि मैं इसके साथ निकाह करूंगा, ये मेरी बीवी बन जाएगी और फिर जो कुछ मेरा है वो मेरी बीवी का भी है, इसलिए आप लोगों को इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे घर की बात है, आप लोगों ने मशवरा दे दिया। वकील साहब, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, लेकिन ये तो हमारे घर वाली बात है, मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। वैसे भी अपने भाई की बीवी से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है और मैं इससे शादी करूँगा। ये सुनने की देर थी कि मैं पागलों की तरह उठी और मैंने सबके सामने अली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। सब लोग हैरान रह गए। मैंने कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी, शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए। मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला है और तुमने ये बात की भी कैसे, सोची भी कैसे, तुमने ये बात वो भी सबके सामने, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुमने ये सब कुछ बोला। मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ, मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे भाई के साथ, मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला है और तुम आज मेरे सामने खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। अली ने मुझे गौर से कर देखा। आज मुझे इसकी आंखों में किसी बच्चे का प्यार नहीं बल्कि एक मर्द की अजीब सी ख्वाहिश नजर आ रही थी। मैं इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। सब ने उसे कहा कि इसके लिए तो हम सब के खिलाफ जाने को तैयार हो, अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करना चाहते हो जिसने सबके सामने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारा, तुम्हारी इज्जत नहीं रखी। अली ने कहा कि ये तो पहले भी मुझे थप्पड़ मार देती थी जब मैं कोई गलत काम करता था। इसको मेरी माँ बनने का बहुत शौक है, मैं इसको अपनी माँ नहीं अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। हम लोग आज ही निकाह करेंगे और ये मेरे साथ अगर निकाह नहीं करेगी तो इसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और मैं इसको इस घर से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर मैं तो वहीं पर बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और अली भी मेरे सामने खड़ा था। इसने कहा कि आपको कैसे हैं। मैंने कहा कि जिंदा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, किसी डॉक्टर को कहो तो मुझे जहर का टीका लगा दें ताकि मैं मर जाऊं। आज मेरा मर जाना ही बेहतर है। इसने इस बात का जवाब नहीं दिया और कहा कि घर चलिए, कारी साहब और 4 गवाहों का इंतज़ाम हो गया, आज हमारा निकाह। मैंने कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए। अपने भाई के बारे में सोचा, क्या जवाब दोगे इसको। इस पल को याद करो, वो दिन जब मैं तुम्हारे बाल बनाया करती थी, तुमको स्कूल भेजा करती थी, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया करती थी, तुम्हारे कपड़े धोती थी, तुम्हें पढ़ाती थी। जब तुम परेशान होते थे तो मैं तुम्हें अपनी औलाद समझती थी और तुम भी मुझसे अपने दिल की हर बात किया करते थे। कि ये सब तुम्हारे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। क्या तुम इस तरह के इंसान हो। वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था, बार बार यही कह रहा था घर चले, आज हमारा निकाह है। वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घर ले गया और वहाँ पर वाकई निकाह की तैयारी हो चुकी थी। वो सब के सामने मुझे सोफे पर बिठा के खुद न जाने किसको बुलाने के लिए चला गया और थोड़ी देर के बाद कारी साहब हाथ में रजिस्टर लेकर आए। मुझ पर एक लाल दुपट्टा भी करवा दिया गया। इसके सारे रिश्तेदार भी इसके मन को मना कर रहे थे कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। इसने कहा कि ये सब के सामने निकाह कर रहा हूँ ताकि आप सब की ज़बानें बंद हो जाएं और आप हमारे घर के मामलात में बोलना छोड़ दें। और मुझे इसने ये कहा कि अगर आपने मेरे साथ निकाह नहीं करना, आप भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और अब इस घर से चली जाएं। मैं किसी ऐसी औरत को अपने घर में नहीं कर सकता जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है और ना ही मैं उसे अपने भाई के पैसे खाने दूंगा। अगर हम आपको आपका हक नहीं देंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कितनी ही ऐसी औरतें होती हैं जिनको बेवा होने के बाद इनका हक मिल जाता है। इसलिए चुपचाप बैठ जाएं। मुझे पता चला कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मेरा दिमाग मऊफ हो गया था। उन्होंने निकाह शुरू करवा दिया और अली ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर निकाह नामे पर लगा दिया और मुझे कहा कि साइन भी करो, नहीं तो वो भी मुझे यहाँ से निकाल देगा। मैंने रोते हुए दस्तखत कर दिया और इसने भी खुद भी ऐसा ही किया। हम दोनों का निकाह हो गया था। सारे रिश्तेदारों की उम्मीद टूट गई। इसने कहा कि ये मेरी बीवी है और सब कुछ इसका है और मैं अपने भाई की तरह गलती नहीं करूँगा। सुबह वकील साहब के पास जाऊँगा और वसीयत में लिखवा कर आऊँगा कि मेरा जो कुछ मेरा है वो मेरी बीवी का है। कहीं मेरे मरने के बाद आप लोगों को दोबारा मौका दे जाए
وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کا ویسے بھی ابھی کوئی حصہ نہیں تھا۔ میرا پہلا شوہر بھی مجھے یہ بتاتا تھا کہ یہ بہت برے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جب اس دنیا میں نہیں تھے تو یہ لوگ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں پناہ تک نہیں دی تھی، 2 وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتے تھے یہ لوگ ہمیں، اور اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے اور مجھے اس شخص کے ساتھ چھوڑ گئے جس کو ساری عمر میں نے اپنی اولاد سمجھ کر پالا، اور اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ اور اس کے بعد وہ کیا چاہتا تھا کہ ہم میاں بیوی کی طرح اس گھر میں رہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، اور میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگی کہ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ باقی فضول میں الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں، اتنی سمجھدار ہو کہ اتنی بے وقوفی نہیں کریں۔ میں نے کہا کہ الٹی سیدھی حرکتیں تم نے جو آج میرے ساتھ کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ میری جان کیوں نکل جاتی، کیوں میں یہاں پہ کھڑی ہوں، ابھی تک زندہ کیسے ہوں؟ تمہارے بھائی کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، اگر وہ مجھے سب کچھ دیکھ رہا ہوگا تو تمہیں بھی بد دعائیں دے رہا ہوگا۔ تم نے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی، غلطی ہوگی مجھ سے، مجھے انہیں رشتہ داروں کے حوالے کر کے چلے جانا چاہیے تھا۔ جب تم بہت چھوٹے تھے تب ہی میں نے سوچا تھا کہ تمہارے بھائی سے وعدہ کیا ہے اس لیے تمہارا خیال رکھوں گی، لیکن تم نے کیا کیا، موقع دیکھتے ہی تم نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کا مطلب تمہاری ہمیشہ سے مجھ پر نظر تھی اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ جو تمہیں پہلا موقع ملا وہ تم نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ پھر تم کس قسم کے انسان ہو کہ تمہارے اوپر میری تربیت کا اثر نہیں ہے اور تمہارے خاندان کے خون کا بھی اثر نہیں ہے، کیونکہ تمہارا بھائی جیسا بھی تھا یہ پر تم جیسا بالکل بھی نہیں تھا۔ علی نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ اب آپ کی بات ہو گئی تو کمرے میں چلے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں پھر سے اسے تھپڑ مارنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی تو اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی نکاح نہیں ہوا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ وہ مولوی صاحب وہ سب میرے دوست تھے، میں ان کو پہلے ہی سمجھا کر لایا تھا تاکہ یہ رشتہ دار ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہم دونوں کی بالکل بھی نکاح نہیں ہوا۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جان کر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے میری تربیت اس طرح کی تھی۔ یہ سن کر میرے تو پوسانے افتتاح ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ ہم پر کیس کر دیتے اور ہماری آدھی زندگی عدالت کے چکر لگاتے ہوئے گزر جاتی، اس لیے ان کے منہ بند کرنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب ہم یہ فیکٹری اور یہ جگہ بیچ کر دوسرے شہر میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کر نیا کاروبار شروع کریں گے جہاں پر ہمیں کوئی بھی جانتا نہیں ہوگا۔ آپ کی جگہ ہے اور ہمیشہ آپ میری ماں کی جگہ رہیں گی۔ اور رہی بات میری شادی کی، تو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ہی میرے لیے لڑکی تلاش کیجیے گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس بات کا افسوس ہے کہ آپ نے مجھے غلط سمجھا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھابھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو کیا ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ ہماری شادی ہو گئی اور ہم نے یہ ہوائی اڑائی ہے کہ ہم باہر کے ملک جا رہے ہیں۔ ہم نے سب کچھ بیچ دیا اور اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو 10 سال ہو گئے۔ علی 25 سال کا ہو گیا۔ میں نے اس کی شادی کر دی اور اب اس کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں۔ علی کی اولاد ہونے والی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس وہی میری بھی اولاد ہے، اس کو پال لوں گی اور باقی کی ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔